इतिहास गवाह है कि जंग मैदान में लड़ी जाती है, सरहदों पर खून बहता है और तोपों की गूंज से फैसले होते हैं। लेकिन 1971 का युद्ध ये कुछ अलग था। ये युद्ध मैदान पर शुरू होने से बहुत पहले ही दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में लड़ा जा रहा था। 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के टाइगर कहे जाने वाले जनरल नियाजी ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंप दी। 93,000 सैनिकों का सरेंडर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार डालना। पूरी दुनिया हैरान थी। अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में खड़ा था। चीन बॉर्डर पर आंखें गड़ाए बैठा था। फिर भी भारत ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन रुकिए, क्या ये जीत सिर्फ उन 13 दिनों की थी? जी, इस जीत की नींव रखी गई थी उस शैडो वॉर से जो महीनों पहले शुरू हो चुका था। और इस शैडो वॉर का सेनापति कोई जनरल नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसकी तस्वीर भी शायद ही किसी अखबार में छपी हो। एक ऐसा स्पाई मास्टर जो अपनी परछाई में रहना पसंद करता था। उसका नाम था रामेश्वर नाथ काव, और उनका हथियार था नई नई बनी खुफिया एजेंसी RNW। आज के इस वीडियो में हम उस क्लासिफाइड फाइल को खोलेंगे जिस पर सालों तक धूल जमी रही। हम जानेंगे कि कैसे भारतीय जासूसों ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को हैक किया, कैसे एक पुराने विमान के अपहरण ने युद्ध का पूरा नक्शा बदल दिया, और कैसे बिना लड़े ही पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ भारत की जीत की नहीं है, ये कहानी है एक नए देश बांग्लादेश के जन्म की, जिसे रॉ ने अपने हाथों से तराशा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 का बंटवारा। लकीरें खींची और पाकिस्तान बना। लेकिन पाकिस्तान का भूगोल ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और दूसरी तरफ 1600 किलोमीटर दूर पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। बीच में था विशाल भारत। दिक्कत सिर्फ दूरी की नहीं थी, दिक्कत थी नीयत की। पूर्वी पाकिस्तान जूट और चाय का उत्पादन करता था। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा का 70% हिस्सा यहीं से आता था, यानी पूर्वी पाकिस्तान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। लेकिन विडंबना देखिए, ये सारा पैसा इस्लामाबाद और लाहौर के विकास में खर्च होता था। ढाका की सड़कें कच्ची थीं जबकि लाहौर चमक रहा था। बंगाली मुसलमानों को पाकिस्तानी फौज और प्रशासन में भी जगह नहीं मिलती थी। पाकिस्तानी जनरल उन्हें काली चमड़ी वाले और कमजोर कहकर बुलाते थे। उन्हें शक की निगाह से देखा जाता था कि ये तो आधे हिंदू हैं, क्योंकि इनकी भाषा और संस्कृति बंगाल से मिलती है। फिर आया 1970 का साल। कुदरत का कहर और इंसानी क्रूरता एक साथ देखने को मिली। नवंबर 1970 में पूर्वी पाकिस्तान में भोला चक्रवात आया। 5 लाख लोग मारे गए। इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के शासक जनरल याहिया खान ने मदद भेजना तो दूस, वहां का दौरा तक नहीं किया। बंगाली समझ गए कि पाकिस्तान सरकार के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। इसके ठीक बाद पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग और उसके नेता शेख मुजीबुर रहमान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। उन्होंने पाकिस्तान की संसद की 300 में से 160 सीटें जीत लीं। कायदे से मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के सामंतवादी नेताओं, खासकर जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याहिया खान को ये कतई मंजूर नहीं था। एक बंगाली हम पर हुकूमत करेगा? नामुमकिन। संसद का सत्र बुलाने के बजाय साजिश रची जाने लगी। बातचीत का नाटक किया गया, लेकिन असल में पर्दे के पीछे पश्चिम पाकिस्तान अपनी सेना को जहाज़ों में भरकर पूर्वी पाकिस्तान भेज रहा था। उनका प्लान डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि डेमोग्राफी बदलना था। और फिर तारीख आई 25 मार्च 1971। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर टैंक उतर आए। ये एक युद्ध नहीं, एक कत्लेआम था। 25 मार्च की रात के बाद भारत पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में घुसने लगे। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के बॉर्डर कैंपों से भर गए। शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। इंदिरा गांधी पर दबाव था, हमला करो। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ M मानेकशॉ ने साफ कर दिया, अभी हम तैयार नहीं हैं। अप्रैल मई में हमला करने का मतलब है कि हम मॉनसून में फंस जाएंगे।
नदियां उफान पर होंगी, टैंक कीचड़ में धंस जाएंगे। यहां एंट्री होती है RNW की, जो 1968 में रॉ के संस्थापक बने थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक अलग ही सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैडम, युद्ध होगा, लेकिन तब जब हम चाहेंगे। अभी हमें पाकिस्तान को अंदर से काटना होगा। काव ने अपने सबसे तेज तर्रार अफसरों की एक टीम बनाई, जिन्हें इंटेलिजेंस की दुनिया में द काउ बॉयज कहा जाता था। इसमें के शंकरन नायर जैसे दिग्गज संगीतज्ञ शामिल थे। काव ने पूर्वी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ गुप्त ट्रेनिंग कैंपों का एक जाल बिछा दिया। जो बंगाली छात्र, प्रोफेसर या सैनिक जान बचाकर भारत आए थे, उनके अंदर बदले की आग धड़क रही थी। रॉ ने उस आग को बारूद दिया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की ISI की नज़रें हर जगह थीं। रॉ को यह सुनिश्चित करना था कि दुनिया को ये न लगे कि भारत पाकिस्तान में विद्रोह भड़का रहा है। इसलिए काव ने पूरी रणनीति को बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। हथियार भारत के थे, ट्रेनिंग भारत की थी, लेकिन चेहरा मुक्ति वाहिनी का था। काव ने इंटेलिजेंस का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि ढाका में पाकिस्तानी जनरल नाश्ते में क्या खा रहे हैं, इसकी खबर शाम तक दिल्ली पहुंच जाती थी। RAW ने पूर्वी पाकिस्तान के कम्युनिकेशन टावर्स की मैपिंग की, पुलों के नक्शे बनाए और उन रास्तों की पहचान की जहां से पाकिस्तानी सेना को घेरा जा सकता था। 1971। अब आते हैं उस घटना पर जिसे कूटनीति की दुनिया में द ग्रेट इंडियन ब्लफ कहा जाता है। युद्ध जीतने के लिए सबसे जरूरी क्या है? दुश्मन की रसद काट देना। पाकिस्तान की बनावट ऐसी थी कि पश्चिम से पूर्व में सैनिकों को भेजने के लिए उन्हें भारत के ऊपर से उड़ना पड़ता था। अगर भारत अपना एयर स्पेस बंद कर दे तो पाकिस्तान फंस जाएगा। लेकिन बिना युद्ध की घोषणा किए किसी देश का रास्ता रोकना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। भारत को एक ठोस बहाना चाहिए था, और वो बहाना रॉ ने खुद तैयार किया। 30 जनवरी 1971, श्रीनगर एयरपोर्ट। इंडियन एयरलाइंस का एक पुराना विमान गंगा उड़ान भरने के लिए तैयार था। यह विमान इतना पुराना था कि इसे कुछ ही दिनों में कबाड़ में बेचा जाने वाला था। अचानक दो कश्मीरी युवक हाशिम और अशरफ पिस्तौल लेकर कॉकपिट में घुस गए। उन्होंने विमान को हाईजैक किया और उसे पाकिस्तान के लाहौर ले गए। पाकिस्तान सरकार खुशी से पागल हो गई। उन्हें लगा कि कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को तमाचा मारा है। जुल्फिकार अली भुट्टो खुद लाहौर एयरपोर्ट गए और हाईजैकर्स की पीठ थपथपाई। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने इन हाईजैकर्स को हीरो बना दिया, और फिर लाइव कैमरों के सामने उन हाईजैकर्स ने गंगा विमान को आग लगा दी। पाकिस्तान जश्न मना रहा था, लेकिन दिल्ली में RN काव मुस्कुरा रहे थे। पाकिस्तान जाल में फंस चुका था। ये हाईजैक असल में रॉ का एक स्टेज्ड ड्रामा था। हाईजैकर हाशिम रॉ का ही एक डबल एजेंट था। जैसे ही पाकिस्तान की धरती पर भारतीय विमान जलाया गया, भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इंदिरा गांधी ने घोषणा की, चूंकि पाकिस्तान हमारे विमानों की सुरक्षा नहीं कर सकता, हम पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए चेकमेट था। अब पाकिस्तानी वायुसेना और PIA के विमान भारत के ऊपर से नहीं उड़ सकते थे। उन्हें पूरा भारत पार करके श्रीलंका के नीचे से घूमकर ढाका जाना पड़ता था। एक पुराने कबाड़ की विमान की कुर्बानी देकर रॉ ने पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स को अपाहिज कर दिया था। उधर बॉर्डर पर मुक्ति वाहिनी अब एक प्रोफेशनल आर्मी बन चुकी थी। रॉ ने इसे सिर्फ हथियार नहीं दिए थे, बल्कि इसे एक स्ट्रक्चर दिया था। पूरे पूर्वी पाकिस्तान को 11 सेक्टरों में बांटा गया था। अगस्त आते आते मुक्ति वाहिनी ने ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। एक ही रात में चटगांव और मोंगला जैसे बड़े बंदरगाहों पर अंडर वाटर कमांडोज ने हमला किया। पाकिस्तानी जहाज़ों के पैंदे में लिम्पिट माइंस चिपका दी गई। जोरदार धमाकों के साथ कई जहाज डूब गए। इससे पाकिस्तान को बाहर से हथियार और तेल मिलना बंद हो गया। लेकिन रॉ का असली खेल था दिमाग से खेलना। रॉ ने एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया, स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र। इस रेडियो पर न केवल गाने बजते थे, बल्कि कोड वर्ड्स में मुक्ति वाहिनी को निर्देश दिए जाते थे। अमार सोनार बांग्ला गाना बजने का मतलब हो सकता था ब्रिज उड़ा दो। इसके अलावा रॉ ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। भारतीय जासूस पाकिस्तानी आर्मी के वायरलेस सेट पर घुसकर फर्जी खबरें फैलाते थे। कभी खबर फैलाई जाती कि फलां जिले में 10,000 मुक्ति वाहिनी के लड़ाके घुस चुके हैं, जबकि वहां सिर्फ 50 लोग होते थे। कभी अफवाह फैलाई जाती कि भारतीय सेना ने खाने में जहर मिला दिया है। पाकिस्तानी सैनिक जो वहां की भाषा और भूगोल से अनजान थे, इन खबरों से दहशत में आ गए। वे अपने बैरकों से निकलने में डरने लगे।
उन्हें हर झाड़ी के पीछे मौत दिखाई देती थी। इसे कहते हैं बिना लड़े दुश्मन को मानसिक रूप से हरा देना। इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना गहरा था कि जब युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय वायुसेना को पहले से पता था कि पाकिस्तानी जेट्स किस हैंगर में छिपे हैं। ढाका के गवर्नर हाउस में कब मीटिंग हो रही है, इसका सटीक समय रॉ ने भारतीय वायुसेना को दिया। नतीजा, मीटिंग के बीच में ही भारतीय मिग विमानों ने रॉकेट दागे और गवर्नर हाउस की छत उड़ा दी। गवर्नर ने डर के मारे उसी वक्त इस्तीफा लिख दिया। 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने हताशा में आकर भारत पर हवाई हमला किया तो वो एक तरह से उसकी खुदकुशी थी। युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन इस कहानी का आखिरी पेंच अभी बाकी था। सुपर पावर्स का खेल। अमेरिका पाकिस्तान को बचाना चाहता था। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। यूएसएस एंटरप्राइज परमाणु हथियारों से लैस था। चार्ली टेली। अगर अमेरिका हमला करता तो भारत के लिए जीतना मुश्किल हो जाता, लेकिन यहां भी काव और इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता काम आई। युद्ध से ठीक पहले अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ रूस के साथ एक मैत्री संधि साइन की थी। जैसे ही अमेरिका का बेड़ा आगे बढ़ा, रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उनके पीछे लगा दी। रूस का संदेश साफ था, अगर भारत पर हमला हुआ तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। जमीन पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ढाका को घेर लिया था। 13 दिनों के अंदर पाकिस्तानी सेना का मनोबल, रसद और उम्मीद सब खत्म हो चुका था। 16 दिसंबर 1971 शाम 4:31 जनरल नियाजी का सरेंडर और बांग्लादेश का उदय। ये जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये जीत थी एक सटीक रणनीति, अदम्य साहस और रॉ के उस खुफिया जाल की जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया था। आरएन काव ने साबित कर दिया कि एक अच्छी खुफिया एजेंसी युद्ध को शुरू होने से पहले ही आधा जीत सकती है। आज बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है, लेकिन उस स्वतंत्रता की कहानी में रॉ के उन गुमनाम नायकों की स्याही भी मिली हुई है जिन्होंने कभी अपने काम का श्रेय नहीं मांगा। दोस्तों, 1971 के युद्ध की ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो फाइलों में दबी हैं, जैसे द सिंकिंग ऑफ गाजी या बैटल ऑफ लुंगेवाला। आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।